जम्मू कश्मीर में घाटी से गुपकार डिक्लेरेशन आया। गुपकार डिक्लेरेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो तमाम राजनीतिक दल थे जिन राजनीतिक दलों ने जो राजनीतिक दल 70 साल से जम्मू कश्मीर में 370 और 35A पर राजनीति करते रहे हैं। बड़ा बदलाव उसमें यह था कि कांग्रेस के नेता और कश्मीर घाटी से ही आने वाले प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के स्वर में स्वर मिलाया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इससे बाहर क्यों रही? और भी अन्य कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सवाल बनते हैं। मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद अल्ताफ बुखारी। बुखारी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, गुपकार डिक्लेरेशन में आपकी भागीदारी और आपकी हिस्सेदारी क्यों नहीं? देखिए, गुपकार डिक्लेरेशन जिसे ये कहते हैं वो 3 अगस्त 2019 को जो पार्टियां उस वक़्त थी उन्होंने मिल के एक फ़ैसला लिया कि हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे 370 और 35A का। 5 अगस्त को 370 और 35A गया, तो अगर डिक्लेरेशन तहफ़्फ़ुज़ का है वो तो ख़त्म हो गया, उसका वो तहफ़्फ़ुज़ करने में तो नाकाम रहे। और मुझे मालूम नहीं है अब उन्होंने क्या किस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब तो मेरे हिसाब से डिक्लेरेशन उनका जो भी होना चाहिए कि हमें उस पर फैसला कराना है, क्योंकि उस वक़्त अपनी पार्टी थी नहीं और हम इसमें बिलीव करते हैं कि 5 अगस्त 2019 एक सियाह दिन था। इट वॉज़ अ ब्लैक डे फॉर ऑल द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इंसान सोग में ही नहीं रहता है, आगे चलना है। आगे चलने के लिए उस दिन हमारी रियासत की पहचान ख़त्म होगी, हमारी स्टेटहुड ली गई, हम निकले हुए हैं। हमारा मेजर एजेंडा स्टेटहुड है। डेफिनेटली रिजर्वेशन, जॉब्स की डोमिसाइल और लैंड्स की डोमिसाइल भी हमारा प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे हम अपनी पार्टी का सब दाव पे लगा चुके हैं। लेकिन 370 और 35A चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ही बहाल कर सकती है या ना कर सकती है। हम भी दुआ करेंगे, खुदा करे कि वही फैसला सुप्रीम कोर्ट करे जो लोग चाहते हैं। हम लोग उस वक्त एज पार्टी थे नहीं, लेकिन कुछ साथी जो हमारे साथ मिले हैं अब हमारी पार्टी का हिस्सा हैं, उन्होंने वहाँ पटिशन्स कुछ की थी, हमने उनको बोल दिया है, वो गए होंगे, उन्होंने दरख्वास्त दी है ताकि अर्ली हियरिंग हो जाए, अर्ली फैसला हो जाए। ठीक। बुखारी साहब, गुपकार डिक्लेरेशन 2 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके हिमायतियों, इसमें कांग्रेस भी है, उन्होंने ये कहा कि 370 और 35A की रेस्टोरेशन की बात की है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का स्टैंड 370 और 35A को लेकर इस गुपकार डिक्लेरेशन के बाद बदला है या वही है? देखिए, गुपकार डिक्लेरेशन और नो गुपकार डिक्लेरेशन, एवरी सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर irrespective of caste, color, creed, would like कि उनकी जो रियासत थी उसको वापस दिया जाए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में हम सब लोग गए हैं, ये सब लोग गए हैं कि 370 और 35A को बहाल किया जाए। मैंने कहा ना, जैसे कहा, हम डायरेक्टली तो थे नहीं, लेकिन हमारे कुछ साथी जो अब हमारे साथ हैं वो वहाँ हैं। सो हम टू दैट एक्सटेंट हम भी सुप्रीम कोर्ट में ही हैं कि दुआ करते हैं कि जल्दी फैसला हो जाए और जो फैसला होगा वो हम मंजूर करेंगे। बुखारी साहब, एक चीज़ समझ में नहीं आती, कश्मीर घाटी के नेता जो है ऐसा लगता है 2 ज़ुबानों में बात कर रहे हैं। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये कहते हैं कि 370 और 35A के ख़ात्मे के बाद जो जम्मू कश्मीर की पहचान थी वो ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ से एज अ प्रोटेस्ट के तौर पर ना वो राज्यसभा से इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, ना वो लोकसभा से इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। ये दोगली और दोहरे दर्जे की राजनीति कब तक चलती रहेगी? देखिए, बदकिस्मती से ये दोगली सियासत पिछले 72 साल से, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, चाहे किसी और पार्टी ने की, सब पार्टियों ने की, कांग्रेस ने भी की, बीजेपी ने भी की। मुझे बताइए, बीजेपी की कौन सी दोगली सियासत नहीं है? कहते वो हैं डेवलपमेंट के लिए हमने 370 उठाया, हमने तो कोई डेवलपमेंट नहीं देखी। वो कहते हैं हम तो यहाँ दूध की नहरें और सोने के अंबार लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चों का हाल देखिए, अनएम्प्लॉयड है, जो जहाँ लगे हैं, चाहे आपके जर्नल जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में स्टिंगर्स थे उनको निकाला, डेली वेजर्स का मसला देखिए। दोगली सियासत तो यहाँ का नॉर्म बन चुका है। ये अगर मैं कहूँ शायद गलत नहीं होगा, हम पहली सियासी जमात है जो दोगली सियासत में भरोसा यकीन ही नहीं रखते हैं। हम कहते हैं जो बात कहनी है, खरी कहनी है, सही कहनी है, सच कहनी है। सच ये है कि 370 या सुप्रीम कोर्ट बहाल कर सकता है या पार्लियामेंट कर सकता है। वही पार्लियामेंट नहीं करेगा जिसने उठाया। लेकिन अल्ताफ साहब, आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि बड़ा इमोशनल बड़ा लगाव है उनका 370 और 35A के साथ। क्या आपको नहीं लगता कि अगर वाकई इसमें कोई सच्चाई है, सदाकत है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए लोकसभा से?
नहीं, मॉरली उन्होंने वोट 2019 में जब लिया तो वोट उन्होंने लिया कि हम 370 का बचाव करेंगे, 35A का बचाव करेंगे। उन्होंने बचाव नहीं किया। दे शुड हैव रिजाइंड, ऑल द 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट शुड हैव रिजाइंड। राज्यसभा में जो पीडीपी इतना चलाती है कि हम बहुत लोगों के गमखार हैं, तो गमखारी कहाँ जाती है जहाँ ओहदे छोड़ने की बात आती है। इसी तरह बाकी जमातें भी जो सिग्नेटरीज हैं वो भी कहीं सरपंच बैठे हैं, कहीं बीडीसी चेयरमैन बैठे हैं, कहीं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो वहाँ से क्यों नहीं छोड़ते हैं? उनको दस्तबरदार हो जाना चाहिए, उनको दस्तबरदार होना चाहिए और मानना चाहिए शरेआम कि हम नाकाम हो गए हैं। दे कैन नॉट हैव बोथ द थिंग्स, दे कैन नॉट एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ पावर एंड ऑल्सो से दैट हम लोग बड़े मुहाफिज हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उस गुपकार डिक्लेरेशन में ये थी कि गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो भी उस डिक्लेरेशन का हिस्सा थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य दल भी उस डिक्लेरेशन का हिस्सा थे। बुखारी साहब, जम्मू से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या जम्मू से कोई भी नुमाइंदा उस गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सेदार नहीं था, और इसी तरीके से लेह लद्दाख और करगिल से भी कोई नुमाइंदा नहीं था, क्योंकि उनका ये मानना है वो पूरी स्टेट की बहाली चाहते हैं। तो बुखारी साहब, आपसे ही जानना चाहूँगा, क्या अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस ख्वाब गफलत से बाहर नहीं आना चाहते कि जम्मू कश्मीर रियासत की जब बात की जाएगी, यूनियन टेरिटरी पूरी की बात की जाएगी, तो उसमें जम्मू संभाग के लोगों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए? इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जो अभी तक देखा गया है, वहाँ जो बयानबाजी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता करते हैं उससे बिल्कुल उलट उनकी प्रोविंशियल विंग यहाँ पे करती है। तो आपसे यही समझना चाहूँगा कि गुपकार डिक्लेरेशन में जम्मू कहाँ था, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी क्या ये मानती है कि आज भी इन पार्टियों की सोच जम्मू को लेकर यही है कि हमने सिर्फ जम्मू को दुम की तरह रखना है और दुम से ज़्यादा जम्मू को जो है इम्पोर्टेंस नहीं देनी? देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने अगर जम्मू के अपने नुमाइंदों को उन इजलासों में शरीक नहीं किया जिन इजलासों में इन्होंने फ़ैसला किया, तो इसका मतलब तो सीधे सीधे यही निकलता है, या इनकी जम्मू की जो शाखें हैं वो इस फैसले के साथ नहीं हैं, या ये उनको कोई वज़न नहीं देते। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, देखिए मैं बताऊँगा, हम इनके किसी डिक्लेरेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। ये मानना गलत है कि हम कोई 370 या 35A के मुखालिफ हैं, लेकिन हम कहते हैं लोगों को धोखा नहीं दे दो, ये सुप्रीम कोर्ट बहाल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वहाँ केस लगवाओ। आप कहते हो हमने अर्जी लगाई है और तब से आज तक आपने कभी फॉलो नहीं किया, आपका केस होगा साहब। क्या आप केस लगा के भूल जाते हैं? आप तो रोज़ अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बुखारी साहब, शेख अब्दुल्ला ने 1975 में जब वो वापस आए तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर का भी ओहदा एक्सेप्ट कर लिया, गवर्नर का ओहदा भी एक्सेप्ट कर लिया, और इंदिरा गांधी के वो अल्फाज की घड़ी की सुइयाँ वापस नहीं जा सकती उनको भी कबूल कर लिया। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में अब शेख अब्दुल्ला के कद का कोई लीडर है जो 370 और 35A के ऊपर उस तरह का कोई मोमेंटम या उस तरह की कोई जद्दोजहद कर सके जो शेख अब्दुल्ला ने की या उनके हिमायतियों ने इस दौर में की? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, शेख साहब बहुत कदावर लीडर थे और अपनी कौम को 22 साल एक नुक्ते नज़र पे रख के फिर वापस मोड़ना और कहना कि ये शायद सियासी आवारागर्दी थी, उसी कद के लीडर का कमाल है। अल्लाह करे कि ये भी सच को देखें और लोगों तक सच पहुंचाए, और जो सच है वही कहें, क्योंकि सच पे ही हमारे लोगों का भला। सच क्या है बुखारी साहब? सच ये है कि हमारी रियासत की पहचान खो गई है, हमारा स्टेटहुड खो गया है। ये आ सकता है क्योंकि क्या 35 से 370 वापस आएगा? मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के बिना कोई वापस नहीं देगा। क्या आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? मैंने कहा ना, मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के बिना कोई नहीं दे पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आई कैन नॉट प्री जज इट, लेकिन हमने जो देखा है आजकल, सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सारी चीज़ें लोगों की भावनाओं के मुताबिक कर रहा है। जैसे आपने देखा कुछ फैसले हुए उस जिसमें कानून कुछ नहीं है, तो फिर कहा टू मीट द लार्जर कॉन्शियस ऑफ पीपल। तो अल्लाह करे वो इसमें लार्जर कॉन्शियस ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल करे, और लार्जर कॉन्शियस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल इज़ रेस्टोरेशन। लेकिन बाकी वी कांट से क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट।
बुखारी साहब, कोविड-19 को लेकर लोग परेशान हैं। नारायणिया हॉस्पिटल में नेता लोगों को फ़ौरन ले लिया जाता है, आम आदमी नारायणा नहीं जा सकता। मेडिकल कॉलेजों की हमारी सूरत हाल ख़राब है। रोज़ कश्मीर में 10 जनाजे कश्मीर में कोविड-19 के हैं। इसी तरीके से जम्मू में भी 3 से 5 अर्थियाँ हर रोज़ जो हैं कोविड-19 के उन मरीज़ों की उठती हैं जिन्हें बचाया जा सकता है, जिन्हें कोशिश करके ज़िंदा जान दोबारा दी जा सकती है, ज़िंदा किया जा सकता है। आप इस कोविड-19 की मैनेजमेंट को कैसा देखते हैं? The most mismanaged department of this government is the health and medical education department. हमने पहले भी आपसे इंटरव्यू किया, उस वक्त मैंने कहना नहीं चाहा क्योंकि मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता था कोविड में, लेकिन जितनी मिसमैनेजमेंट इस महकमे में इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप गोज़ अप टू द डाउन। बेचारे डॉक्टर अपनी जान दाव पे लगाए हुए हैं, नर्सेज मेडिकल असिस्टेंट्स अपनी जान दाव पे लगाए हुए हैं, लेकिन मिसमैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। चाहे वो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, चाहे वो इनके डायरेक्टर्स है, चाहे वो इनके क्या नेशनल हेल्थ रूरल मेडिकल एजुकेशन है, हाँ, या इनके डायरेक्टर्स हैं, बिल्कुल मिसमैनेज्ड है। चाहे इनका मेडिकल इंस्टीट्यूट कश्मीर है, आप देखिए दीज हैव बिकम डेन ऑफ इनकॉम्पिटेंस। कोई डिसीजन नहीं है, नेपोटिज्म, वहाँ से कोई भी चीज़ नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन शुड बी हैंडेड ओवर एज एन एमरजेंसी टू द आर्मी टू डील विद दिस पेंडेमिक, क्योंकि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। शीशे के महल में रह रहे हैं और इनको पता नहीं है कि लोग मर रहे हैं, लोगों को कैसे कैसे कोविड ने सताया है। इनकी वजह से इनके गलत रात एक फ़ैसला होता है, सुबह दूसरा फ़ैसला होता है, और इनके फ़ैसले हकीकत पे मबनी नहीं हैं। क्या बुखारी साहब, कोई किसी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी लेवल पर, किसी स्तर पर आपने देखा कि रिस्पॉन्सिवनेस है, कि आप फ़ोन करते हैं, आप उनसे कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिवनेस है, या उन्हें बता दिया गया है कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस इशू हो चुका है, नेताओं की अब कोई हैसियत, कोई वक़्त जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, हमारा राज है, पहले भी इन्हीं का था, अब बिल्कुल कंफर्म्ड हमारा राज है, हमें किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं? देखिए साहब, मैं आपको बता दूं, हम आम लोग हैं। नेता तो मैं बाद में अपने आप को समझूंगा, पहले मैं आम आदमी हूं, और आम आदमी का वारंट ऑफ प्रेसिडेंस नंबर 1 होता है, उसके बाद सब आते हैं। देखिए, आपका हर एक नेता तब आएगा जब पहले आम लोग हैं। हम आम लोगों में खड़े हैं, हम अपने आप को नेता नहीं समझते हैं, और हम उन अफसरों को भी याद दिलाना चाहते हैं कि आम आदमी की ताकत शायद आप भूल गए हैं। आम आदमी जिस दिन खड़ा होगा उस दिन गथेड़ देगा उनको सेक्रेटरीट से, उनकी कुर्सियों से और उनके डायरेक्टरेटों से। मुझे वारंट ऑफ प्रेसिडेंस की ज़रूरत नहीं है। लोगों के मसले के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। अल्ताफ़ साहब, आपने कहा लोगों के मसले के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ऑलरेडी कश्मीर में एलिनेशन था, जो एक सच्चाई है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली कोशिशें की जाती थी कि उसको एड्रेस किया जाए, अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी तो दूर की बात है, निचले स्तर पर भी कोई अफसर जो है बात सुन के राज़ी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर के हालात ठीक होने में जल्द ठीक होंगे, या अब आपको लगता है कि? देखिए, जहाँ तक कश्मीर के हालात का ताल्लुक है, कश्मीर के हालात ये ब्यूरोक्रेसी क्यों ठीक करे? इनको तो मज़ा है इसमें, इसी वजह से तो ये ऐश कर रहे हैं। जब तक कश्मीर नॉर्मल एबनॉर्मल रहेगा, इनको मौज करनी है। ग्लोरीफाइड ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे एडवाइजर्स, दे आर ग्लोरीफाइड एक्स ब्यूरोक्रेट्स एंजॉयिंग देयर रिटायर्ड लाइफ एट द एक्सपेंस ऑफ कॉमन मैन। अरे भाइयों, यहाँ तो जो इलेक्टेड लोग थे उनको भी हिसाब लिया जाता है, आपकी तो बात ही नहीं है। हम भी आपका हिसाब लेंगे, आम आदमी की तरह हिसाब लेंगे। उसमें कोई वारंट ऑफ प्रेसिडेंस काम नहीं करेगी, उसमें कोई आपको बचाने नहीं आएगा। काम करो इस वक्त, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ठीक है, डबल तनख्वाह और ले जाओ, लेकिन लोगों के काम करो, इससे नहीं चलेगा। आप ग्लोरीफाइड ब्यूरोक्रेट्स बन गए हो। जैसे आपने कहा ग्लोरीफाइड ब्यूरोक्रेट्स, अल्ताफ़ साहब एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा कि डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज चल रही है, क्या आपसे किसी किस्म का कोई राब्ता डीलिमिटेशन कमीशन ने किया? देखिए, हमारे साथ कोई राब्ता नहीं अभी तक हुआ, लेकिन हम ज़रूर डीलिमिटेशन कमीशन में अपना केस ले जाएंगे। तो खदशात हैं आपके जहन में? जी, खदशात हैं कोई डीलिमिटेशन? नहीं, देखिए खदशात तो हैं, लेकिन खदशात मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, क्या करेंगे। देयर विल बी इट हैज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन,
और एक पॉपुलेशन, ठीक है, पहले अगर आप 83 से डिवाइड करते थे उसको, आप पॉपुलेशन को आप 90 से डिवाइड करेंगे। अगर पहले 1,87,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी था, अब 1,36,000 है। फिर उसमें ठीक है डिफरेंट ग्रुप कैसे क्या एरिया कंटिन्यूटी, यही है, एक नॉर्म के बाहर तो नहीं जा सकते ना। जोग्राफिकल कंटिन्यूटी होनी है, अगर नहीं होगी कहीं तो वो अगर छुटपुट हो जाएगा वही हो जाएगा। बाकी कोई ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है कि साहब आसमान से उतार के कोई बदलाएगा। और मुझे बताइए, जम्मू में बड़ी या कश्मीर में बड़ी, दोनों हिंदुस्तान का हिस्सा। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के वजीर आज़म या हिंदुस्तान की क़यादत को ऐसी कोई परेशानी होगी कि इस खित्ते में बढ़ेंगी। तो आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि 46 से कश्मीर की सीटें कम हो जाएंगी? साहब मेरे जहन में एक ज़रा भी नहीं, क्योंकि मैं आई बिलीव इन व्हाट इज़ ऑन द ग्राउंड फैक्ट। द फैक्ट इज़ सेंसस के मुताबिक जो कश्मीर की आबादी है वो कश्मीर की आबादी है, जम्मू की आबादी जम्मू की आबादी है। जम्मू की आबादी में आपने वो एडिशन ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे जो आपके वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ थे, पार्लियामेंट में वो थे, ऑलरेडी सेंसस में हैं। अब ये सवाल है कश्मीरी पंडित जो 1.5 लाख के करीब है, 1,35,000 के करीब है, वो जम्मू में है। क्या आप उनको वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी मिलेंगे? यहाँ जिस तरह से भी ले लोगे, इफ दे हैव अ वोट ऑफ राइट देयर, देन दे हैव टू बी काउंटेड देयर, They will not be counted here. then they cannot be counted here. If they will be counted here, then give them the vote of right also here. सीधी सी बात है। देखिए, आप किसी को डिसफ्रेंचाइज तो नहीं कर सकते ना। तो ये तो सीधा सा नक्शा है। मैं मेरे भाई आपको बताऊंगा, इसमें सीधा सा है, ये उसी पैटर्न से जाएंगी जिस पैटर्न पे इस वक्त है। ठीक। मेरी नज़र में इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं भी सुनता हूँ कि साहब वो ये करेंगे, ऐसा आरएसएस करने जा रही है, वैसा आरएसएस करने जा रही है। आरएसएस क्या करेगी? तो एक सीधा सा प्लान है, इसमें एक डिफाइंड से पैरामीटर्स हैं। कितने बदलाओगे? 8-10% बदलाओगे, ठीक है। हो सकता है जम्मू का 3 हक होगा, आप 2 दे दोगे या 4 दे दोगे, और कुछ नहीं कर सकोगे। और कोई किसी का कोई बड़ा बदलाव ना कोई कुछ नहीं बदलाव हो सकता, हो ही नहीं सकता। मैंने आप ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप कर लेना। बुखारी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप इस यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगे जिस यूनियन टेरिटरी में परसों ही पावर्स डिफाइन हुई हैं? तो आप अरविंद केजरीवाल जैसा हाल हो जाएगा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का। क्या आपको लगता है कि स्टेटहुड रिस्टोर होने से पहले यहाँ चुनाव होंगे? देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं, हमारी प्रायोरिटी ये है कि चुनाव हो जाए, चुनाव होकर यूनियन टेरिटरी में ही हो। मैंने कहा ना, हाँ, हमारी प्रायोरिटी है चुनाव हो जाए। ठीक। अब चुनाव कैसे होंगे, कब होंगे, जिस वक्त वो कहेंगे हाँ हम चुनाव करेंगे, उस वक्त ये बातें की जा सकती हैं। अभी हम पहले ही कहें कि जो मसला बेसिक है कि चुनाव हो जाए, क्यों? चुनाव ही हर मसले का हल है यहाँ। जब तक ना चुनाव की कोई घोषणा हो जाए, उस वक्त है। स्टेटहुड से पहले होने चाहिए, उससे मैं कहता हूँ साहब चुनाव होने चाहिए। आप those are very small things. I don't want to, that is placing the cart before the horse or horse before the cart is immaterial. चुनाव होने चाहिए और चुनाव में लोगों को हक होना चाहिए वो किसको चुने। बाकी पावर्स हमने देखे हैं, पहले 1947 में भी चुनाव के बिना यहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने राज किया। फिर हमने देखा 53 में किसको लाया गया, फिर हमने देखा तब से चुनाव भी देखे। फिर हमने देखा कि सबसे स्ट्रांगेस्ट कहते थे जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर 18 जून को हमने देखा, उसको भी कैसे निकाला गया। 84 में भी देखा। इट इज़ नॉट व्हाट इज इन द रूल्स ऑफ बिजनेस, इट इज व्हाट यू डू फॉर पीपल। ये आपको लगता है प्रायोरिटी होनी चाहिए? प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम लोगों के लिए क्या करेंगे। अब आज रिवर्स निकला ना, ये तो हर यूनियन टेरिटरी के लिए निकला। मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ हमारे लिए कोई अलग निकला। ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी का है, वो उन्होंने कट एंड पेस्ट किया, कट एंड पेस्ट दिल्ली में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये आया है, ये ऑर्डर साफ तौर पे दिखाता है कि यूनियन टेरिटरी लंबे समय के लिए है, थोड़े समय के लिए नहीं बनी है। स्टेटहुड बड़ी दूर की बात है। मैं तो इसीलिए कहता हूँ, दैट इज द रीजन आई बिलीव इन इट, कि हमें लड़ना है, ये खुद ही नहीं आएगी। ये जो दूसरी पार्टियां अगर कहती है ये प्राइम मिनिस्टर इज कमिटेड, होम मिनिस्टर इज कमिटेड, नो, आई डोंट बिलीव इन इट। वी हैव टू फाइट फॉर इट एंड ऑल ऑफ अस शुड कंबाइन टुगेदर टू फाइट फॉर इट। वो ये चीज़ है ना लड़ने के लिए। अब
कश्मीर का नेता जम्मू को साथ लेकर चलेगा, ये तो इतिहास में आज तक नहीं हुआ। हम तो चले ही, हम तो जम्मू वालों के साथ बराबर के हैं। और मुझे लगता है जम्मू से हमें जो इनकरेजमेंट मिल रही है वो इस बात की अक्कासी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं समझ आ गई है कि हमें अपने मसले खुद हल करने, और अपने मसले अपनी पार्टी से ज़्यादा किसके साथ मिलकर हल करेंगे। लेकिन इतिहास में हमेशा ये अप्रोच रही है कि अक्ल व दानिश जो है ये सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों की विरासत है। ये अक्ल व दानिश जो है बाकी जम्मू कश्मीर में किसी को बांटी नहीं गई। तो इस सोच के साथ जो है अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं तो इस सोच के साथ ही आज तक जो है सियासत जम्मू कश्मीर में होती रही है। तो क्या अब आपको ये महसूस होने लगा है कि अक्ल व दानिश थोड़ी बहुत जो है वो जम्मू इस खित्ते में भी है? नहीं, मैं कभी नहीं ये मानता हूँ कि किसी को ये यकीन था कि अक्ल व दानिश वहाँ खाली कश्मीर में थी और जम्मू में नहीं थी। जम्मू हैज़ प्रोड्यूस्ड एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, not only in these 72 years, before the 72 years also. हम संजोग से मिले हैं, हमारी डेस्टिनेशनें मिली हैं। हाँ, for last 400 years we have been together. We have suffered together. We have lived together. We have seen ups and downs. Unfortunately, the democratic parties try to divide them on emotional lines. But the hearts of people never got divided. Politics got divided, लोग नहीं डिवाइड हुए। और उसके लिए मैं मुबारकबादी देता हूँ कश्मीरी लोगों को भी और जम्मू के लोगों को भी। हमने एक छोटी सी पहल की दिल मिलाने की। क्यों? हमने कोई जज्बाती नारा नहीं दिया और हम जज्बाती नारा कोई नहीं देंगे। आप देखेंगे कम से कम 6 महीने से तो आप हमें वॉच कर रहे हैं। हम श्रीनगर में भी यही बात कहते हैं, यहाँ पर भी मसले साझे हैं। आपको स्टेटहुड चाहिए, कश्मीरी को स्टेटहुड चाहिए, यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स एंड लैंड चाहिए, वहाँ चाहिए डेवलपमेंट चाहिए। बाकी छोटी बातें हैं। देखिए साहब, क्या होगा, कौन होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कहीं का भी कोई हो सकता है। वी आर ओपन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अपनी पार्टी स्ट्रक्चर अनाउंस किया। उस पार्टी स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि आपको भी लगता है कि जम्मू संभाग सिर्फ जम्मू का खित्ता जो है वो सिर्फ सांबा, कठुआ, जम्मू है। उसमें उधमपुर, डोडा, भद्रवाह, राजौरी, पुंछ, रियासी, मेंढर, दराल ये इलाके भी आते हैं। लेकिन आपके उस स्ट्रक्चर से ऐसा लगता है कि ये इलाके आपकी नज़र से बाहर हैं। आप भी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं कि एक आधा आदमी यहाँ रख देना है जिसको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाएंगे, और एक आधा प्रवक्ता रख देंगे जो क्या कहते हैं थोड़ा बहुत मीडिया में आ जाया करेगा। जब भी हम उसको बोलेंगे आने के लिए तो वो आएगा। देखिए, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमने पार्टी स्ट्रक्चर अनाउंस किया, हमने कश्मीर में 2 वाइस प्रेसिडेंट्स रखे, जम्मू में 2 वाइस प्रेसिडेंट्स रखे। जम्मू में 2 वाइस प्रेसिडेंट्स, एक चिनाब खित्ते से है को रिप्रेजेंट करता है जो रियासी से हैं, और एक दूसरे आपके पीर पंचाल के खत्ते को, राजौरी, पुंछ को रिप्रेजेंट करता है जो जुल्फ़िकार साहब हैं। फिर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सरदार मंजीत सिंह जी, वो विजयपुर से हैं, जम्मू के। हमारे जनरल सेक्रेटरीज विक्रम मल्होत्रा साहब जम्मू से हैं। हमारी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट वुमेन्स विंग की नम्रता जम्मू से हैं। हमारे प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट सईद असगर अली साहब चनाब से हैं। हमारी ये क्या कहते हैं आप, दूसरे जनरल सेक्रेटरी जम्मू से हैं, विजय बकाया साहब 1990 से जम्मू में रहते हैं, जम्मू से हैं। वकाल साहब, ये कठपुतली होंगे या ये वाकई वही होंगे जो ये बनाए गए हैं? आपने देखा कि अपनी पार्टी में कोई कठपुतली है? जिस तरह से आप इस बाग में देख रहे हैं, जो जितनी बाहर आप जम्मू अपनी पार्टी दफ्तर में देख रहे हैं, क्या उससे आपको लगता है ये कठपुतली है? कोई बड़ा लीडर सुनने में आ रहा है कि 2-3 बड़े लीडर हैं वो जल्द अपनी पार्टी जम्मू से ज्वाइन करने वाले हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता हैं जो लीडरान हैं जो आपके बिल्कुल संपर्क में हैं और वो भी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो कोई कंफर्मेशन? देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं, हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादातर नए चेहरे लाएं, लेकिन जहां एक्सपीरियंस्ड और क्लीन चेहरे होंगे हम उनको भी कंसिडर करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश पहले है कि हम नए चेहरे लाएं, क्योंकि पुराने चेहरे अपनी अपनी पार्टियों में ही मुझे लगता है वो उसी गुलदस्ते में ज़्यादा सजते हैं, जन गुलदस्तों में बैठे हैं। तो हम नौजवानों को सामने लाना चाहेंगे, नए चेहरे सामने लाना चाहेंगे। क्यों? ये बड़ा मुश्किल है कहना। सच जो है ना, सच बहुत मुश्किल है सियासतदान के लिए।
और अल्लाह के फजल से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उस मुश्किल दौर से निकल चुकी है। हम सच बोलना सीख गए हैं, हम खाली सच बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। क्या अल्ताफ़ साहब, अभी 5 ज़ुबानों को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो जम्मू कश्मीर की करार दिया गया है। हैरत सबको ये हुई कि कश्मीरी भी आ गई, डोगरी भी आ गई, हिंदी भी आ गई, उर्दू भी आ गई, अंग्रेज़ी भी आ गई, किसी को शिकायत करने का मौका ही नहीं दिया गया। ये जो 5 ज़ुबानों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना, ये क्या दिखाता है, क्या बताता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर की अप्रोच जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ बोला जा रहा है, वो अलग बात क्या है? देखिए, मैं बड़ा खुश हूँ कि ये 5 ज़बानें ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है। मैं जब एजुकेशन मिनिस्टर था, ये मेरा इनिशिएटिव था, मैंने इन ज़बानों को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन साथ ही मुझे दुख इस बात का कि पंजाबी को क्यों छोड़ा गया। दे शुड हैव इंक्लूडेड पंजाबी ऑल्सो, दे शुड हैव इंक्लूडेड दोज ऑल्सो। जहाँ मेरा ये मानना है कि हम लोग खुद जिम्मेवार हैं, चाहे कश्मीरी हो, चाहे पंजाबी लोग हों, घरों में हम, चाहे डोगरी हो, कौन घरों में अपने बच्चों को डोगरी बोलता है, कौन बच्चों को कश्मीरी में बोलता है, कौन पंजाबी में बोलता है। हमने जब स्कूलों में पंजाबी या कश्मीरी या डोगरी लाई तो आप मानते हैं ये सेंटिमेंट एड्रेस करने नहीं, सेंटिमेंट एड्रेस करना नहीं। देखिए, ये सच बात है कि अगर हमारे बच्चे अपनी ज़बान ही भूल गए तो क्या नहीं। लेकिन बुखारी साहब, आपसे समझना चाहूँगा, मैंने इसलिए सेंटिमेंट एड्रेस करने के लिए पूछा, अगर डोगरी में बिलबोर्ड आ गए पूरे जम्मू में और कश्मीरी में कश्मीर में आ गए, क्या आपको लगता है कि आम आदमी को पता चलेगा लिखा क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता बिल बोर्ड्स तक हम लोग पहुंचेंगे। क्यों, हम लोगों को सबको फिर पहले कश्मीरी और डोगरी सीखनी पड़ेगी। वही मैंने कहा ना, बट दिस इज़ गुड। अपनी हेरिटेज को ज़िंदा रखना चाहिए। क्या आप जाइए फ्रांस में फ्रेंच सब बोलते हैं, आप जाइए इटली में इटालियन बोलते हैं, स्पेन में जाए स्पेनिश बोली जाती है। तो पता नहीं हम लोग क्यों शर्माते हैं कश्मीरी या डोगरी या पंजाबी बोलने से। ज़बान अपनी। आखिर में बुखारी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, जीएम सादिक ने लाइन से हटकर, लकीर से हटकर कोशिश की कश्मीर में, बख्शी गुलाम मोहम्मद ने कोशिश की, दोनों को वक्त के उस धारे में तो उनको कहा गया कि डेवलपमेंटल मैन ऑफ J&K जीएम सादिक साहब को कहा गया, बख्शी साहब के बारे में भी यही इमेज था। उसके बाद जीएम शाह थोड़ी देर के लिए रहे, उनका भी नाम कश्मीर में बहुत हुआ। जगमोहन आए, जगमोहन की भी लोगों ने तारीफ़ की शुरुआत में कि बहुत ज़बरदस्त गवर्नर है, लेकिन बाद में अलग अलग तमगे सबको दिए गए। इसी तरीके से क्या आपको भी लोगों ने गद्दार कहना शुरू कर दिया? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप कोई भी चीज़ जो लहर के अगेंस्ट हो, व्हाट J&K अपनी पार्टी इज स्पीकिंग इज अगेंस्ट जो कॉमन लहर है। कॉमन लहर वो होती है, आम सियासतदान खुश है कि जो उनको 70 साल से परोसा गया है, वो हम उससे अलग हकीकत की तरफ ले रहे हैं। हम में और बख्शी साहब या सादिक साहब में फ़र्क है, उन्होंने पावर में वो बात बोली, इसलिए हो सकता है पावर में एक्सेप्टेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा थी, और पावर से निकले तो लोगों ने कहा, बिकॉज दे वर जज्ड देन बाय व्हाट दे कुड डिलीवर और नॉट डिलीवर इन पावर। हम लोग तो कोई किसी पावर में नहीं है, हम तो आम आदमी की तरह सच बोलते हैं कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है कश्मीर में? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि साहब हमारे साथ एक मेजॉरिटी जुड़ गई है, लेकिन अगर मार्च में जिस वक्त हमने शुरू किया, 10 में से 9 लोग हमें गाली निकाल रहे थे। बड़ा आई एम ए प्रैग्मेटिक मैन, यही बात थी। 10 में से 9 लोग हमें गाली निकालते थे, ज़रूर ये कहते थे यार अल्ताफ़ बुखारी को ज़रूरत क्या थी, चोर नहीं है, ईमानदार आदमी है, ये नहीं है। हमारे खिलाफ तो ये कोई नहीं कह सकता था ना कि चोरी करने के लिए निकले, पैसा कमाने निकले, कोई सौदा करके निकले, कोई क्यों, ऐसा कुछ था ही नहीं कि जिसका हम सौदा करते। लेकिन एक हम पे जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम था, पावर हंगरी है, पावर हंगरी है। पावर किसको कहते हैं? हमारे पास कौन सा पावर है? लोग पावर होते हैं, कौन नहीं इसका। आज 10 में से कितने लोग आपके साथ? कौन नहीं हंगरी होगा इस चीज़ का कि लोग आपका पावर बने? आज 10 में से 7 लोग अभी भी गाली निकालते हैं 6 महीने में, लेकिन 2 लोग हो गए ना जिनको लगता कि नहीं बात तो है यार, लोग हमारी बात कौन करेगा, बात तो ये सच बोलते हैं। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता, और अगर अल्टीमेटली लोगों को लगेगा हम सच नहीं बोलते, वो हमारा साथ नहीं देंगे। और क्या आप ये मानेंगे कि जितनी भी सियासी जमातें कश्मीर में रही हैं, उन तमाम सियासी जमातों ने सेपरेटिज़म अलग अलग तरीक़ों से परोस कर कश्मीर के आम आदमी को खिलाया, उसको पिलाया। उसी की वजह है कि आज आप कह रहे हैं कि 10 में से जो हैं 4 लोग हमें
हमारे साथ हैं और 6 लोग आज भी हमें गाली दे रहे हैं। क्या मानते हैं कि ये गलती थी सियासी लीडरों की कि उन्होंने सियासी इस्तेहसाल किया कश्मीर के आम लोगों का, और सियासी इस्तेहसाल कभी रावलपिंडी के नाम पर किया, कभी पाकिस्तान के नाम पर किया, सब्ज़ रुमाल के नाम पर किया, पाकिस्तानी नमक के नाम पर किया? क्या ये बात मानेंगे आप? आप कश्मीरी नेताओं को ही क्यों हर बार कसूरवार ठहराते हैं? यहाँ जम्मू में भी मज़हब के नाम पे आपने किया। कश्मीरियों ने वो जहाँ पाके सब्ज़ रुमाल और नमक के नाम पे किया, ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल के नाम पे किया, यहाँ मज़हब के नाम पे किया गया। मैं बीजेपी को, आप ये इक्वल जिम्मेदार है इस रियासत को बांटने में, दिलों को बांटने में, लोगों को बांटने में। कांग्रेस, बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सब लोग बराबर के जिम्मेदार हैं। इनकी कोई कम नहीं है कि इन लोगों ने कोई कम किया हुआ है। ये भी, इन्होंने भी यहाँ मज़हब का डोंग रचाया। क्या इन्होंने किया जम्मू के लिए? इसी तरह कश्मीर, जहाँ कश्मीर के नेता जिम्मेवार हैं इस डिवाइड के लिए, उतने ही जम्मू के नेता भी डिवाइड के लिए जिम्मेवार हैं। अल्ताफ साहब, हम फ़ौरन कह देते हैं कि बीजेपी जो है मज़हब का इस्तेमाल करती है। आपसे सिर्फ आखिर में ये समझना चाहूँगा, कौन सा कश्मीर का बड़ा लीडर ऐसा है जिसने कुरान का और इस्लाम का इस्तेमाल नहीं किया लोगों को जमा करने के लिए, अपनी सियासी कुर्सी को बचाने के लिए और अपनी सियासी कुर्सी को ताउम्र जिंदाबाद रखने के लिए? आज भी बहुत सारे ख़ानदान ऐसे कश्मीर में हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम और कुरान का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं ताकि उनकी सियासी साख्त बची रहे और उनकी सियासत चलती रहे। मुसलमान कुरान का इस्तेमाल करे, मुसलमान कुरान पढ़े, मुसलमान अपनी तकरीर शुरू करने से पहले इस्लाम का, कुरान का इस्तेमाल करे तो चलेगा। लेकिन अगर यही चीज़ कोई गैर मुस्लिम करे तो फ़ौरन परेशानी हो जाती है, यही चीज़ कोई हिंदू करे तो परेशानी हो जाती है, यही चीज़ बीजेपी करे तो परेशानी होती है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी तो आज इक़्तिदार में आई है, हमारे कश्मीर में तो डोडा में, बदरवा में जितनी भी सियासी रैलियों में कोई भी कायद जब तकरीर करता था, कुरान का पहले कलमा पढ़ा जाता था और फिर उसके बाद तकरीर शुरू होती थी। देखिए, मैं बताऊंगा, मैं 2 मिनट आपके इसमें ज़्यादा लूँगा। आप कोई भी तकरीर शुरू करेंगे, आप कोई भी जलसा शुरू करेंगे या आप कोई भी काम शुरू करेंगे, अगर अल्लाह का नाम लेके शुरू करेंगे उसमें कोई गुनाह नहीं है। चाहे वो बीजेपी करे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर करे, चाहे वो पीडीपी का लीडर करे, चाहे कोई भी करे। जो भी खुदा और खुदा की वादयानियत में बिलीव करता है, वो खुदा के नाम से शुरू करेगा, अल्लाह के नाम से शुरू करेगा, भगवान के नाम से शुरू करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस नाम पे लोगों को डिवाइड करना गलत है। मैं ये नहीं कहता वोट लेना सही है। देखिए, मज़हब के नाम पे जो भी वोट लेगा वो सही नहीं है। मज़हब के नाम पे क्यों? राजनीति और मज़हब इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। और अगर आप मुझे कहेंगे राजनीति और मज़हब इकट्ठे चलेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा विवाद है। डेमोक्रेसी में शायद मज़हब और राजनीति एक साथ नहीं जाते, लेकिन मज़हब कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एनीबडी। इट इज़ समथिंग पर्सनल। वी शुड बी इन द कन्फाइंस ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ योर रूम। खुदा, भगवान, अल्लाह का डर आपके दिल में होना चाहिए, दिखावे में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता, आपने सुना सैयद अल्ताफ़ बुखारी। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मज़हब का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए करना सही बात नहीं है। साथ में ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सच बोलने के लिए आई है और सच अब बोलना पड़ेगा कि बहुत वक्त हो गया सियासी इस्तेहसाल लोगों का हुआ, झूठ बोल बोल कर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। ये सब कुछ जम्मू कश्मीर की तारीख़ में हो चुका है। दीजिए इजाज़त, आदाब।